विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर अयोग्य घोषित। 50 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंची थी विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने का विरोध। भारत ने ओलंपिक संघ से कड़ा विरोध दर्ज करवाया। विनेश ने रात भर वजन कम करने की कोशिश की थी। रात भर विनेश फोगाट ने साइकिलिंग और स्कीइंग की। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने के बाद वापस लौटी मनु भाकर। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। पेरिस ओलंपिक 2024 में डबल पदक विजेता मनु भाकर आज भारत लौट आई हैं। दिल्ली में हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़े के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत माता की जय घोष से गूंज उठा। मौके पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है। मनु ने महिला व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के ब्रॉन्ज जीते थे। वो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। बहुत खुशी हो रही है। जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी लीला पैलेस, मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूंगी और अपना बेस्ट देती रहूंगी। जी, मैं उसको लेकर सिर्फ इतना सोचती हूँ कि अब मैं घर लेकर आई हूँ तो 2 मेडल और बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आगे और मेहनत करने का। उस समय में तो सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं कि अच्छे से अच्छा हो, जितना अच्छा हो सके मैं बस कोशिश करती रहूँ प्रदर्शन करने का और जो मेरी टेक्निक है बस उसको फॉलो करूँ। तो इतना ज्यादा मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी, बस कोशिश कर रही थी कि अच्छा करूँ। पेरिस ओलंपिक 2024 का 12वां दिन भारतीय एथलीटों के लिए खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से ओलंपिक 2024 का वेट लिफ्टिंग इवेंट शुरू हो रहा है। इस इवेंट में आज से ही मेडल के लिए जंग शुरू हो जाएगी, जिसमें भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू हिस्सा लेने जा रही हैं। बता दें कि मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। ऐसे में सबकी निगाहें मीराबाई चानू पर टिकी हैं। देशवासियों को इस बार उनसे गोल्ड जीतने की काफी उम्मीद है। मीराबाई चानू के सामने कई मजबूत प्रतिद्वंदी होंगे, जिनमें टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन हाउ झियुई और थाईलैंड के सुरोचन खंबाओ शामिल हैं। मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग इवेंट देर रात 11 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां फिल्म प्रोड्यूसर सलीम खान और उनके बेटे एक्टर शांतो खान की हत्या कर दी गई है। सलीम खान एक प्रोड्यूसर होने के साथ साथ बांग्लादेश के चांदपुर में लक्ष्मीपुर मॉडल यूनियन परिषद के चेयरमैन भी थे। सलीम और शांतो अपने घर से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी बलिया यूनियन के फरक्काबाद बाजार में गुस्साई भीड़ उनके सामने आ गई। उन्होंने खुद को बचाने के लिए पिस्टल से गोलियां भी चलाई, लेकिन पास ही के बगरा बाजार में उनका सामना फिर से भीड़ से हो गया। बताया जा रहा है कि वहां पर गुस्साई भीड़ ने सलीम और उनके बेटे शांतो की पीट करके हत्या कर दी। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे देने के बाद तरह तरह की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से ही कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनमें दावा किया गया कि हिंदू घरों को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मकान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सिंगर राहुल आनंद का है। हिंसक भीड़ ने ढाका के धान मंडी 32 स्थित सिंगर के घर पर हमला कर दिया। करीब 140 साल पुराना ये घर संगीतकारों के लिए सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करता था। बताया जा रहा है कि इसमें 3000 से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे जो अब जलकर राख हो चुके हैं। बांग्लादेश मामले को लेकर के कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो सकता है और मैं जो भी बोलता हूं सार्वजनिक तौर पर बोलता हूं। वहीं सज्जन सिंह वर्मा में भी विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। भारत की जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। You made a comment about your booking like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. दो दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से बांग्लादेश की सरकार
की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता जिससे सड़क पर हिलोरे ले रही है, तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसिया भारत का नंबर है। तो साथियों मैं अनुरोध करता हूं, भ्रष्टाचार से नहीं होगा, गरीब के अन्याय से नहीं होगा। सलमान खुर्शीद सज्जन सिंह वर्मा के विवादित बयान पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। देखिए, कांग्रेस के नेता श्रीमान सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, इनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। ये पूरी तरह से पगला गए हैं। इनको ये पता नहीं है ये भारत है, ये भारत लंबे समय से संघर्ष करने वाला भारत है। और इसलिए मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे साहब से, सोनिया जी से और राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि अपने नेताओं को लगाम दें और इनको समझाएं कि भारत में राजनीतिक और लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। यहाँ कांग्रेस के खिलाफ भी अगर कोई आरोप होगा या प्रदर्शन होंगे तो उग्रवादी नहीं होंगे, घर नहीं जलाए जाते। यहाँ प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक तरीका है। और जिस मानसिकता से सज्जन सिंह वर्मा ने स्टेटमेंट दिया है या सलमान खुर्शीद ने दिया है, ये देश जलाने वाला है, ये जमाती इस्लाम का कदम है। कांग्रेस क्या हाथों में हथियार लेकर भारत में क्या आतंकवाद फैलाना चाहती है, क्या उग्रवाद फैलाना चाहती है, क्या देश जलाना चाहती है? भारत का प्रधानमंत्री वो 140 करोड़ का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी का घर नहीं है, वो भारत के स्वाभिमान और भारत की सभ्यता और भारत के संविधान का घर है। उसमें घुसकर आप आग लगाना और बांग्लादेश की भाषा के आधार पर कार्रवाई करने की जो बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस की उग्रवादी मानसिकता का प्रतीक है। कांग्रेस अलगाववाद की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस राजनीतिक शून्यता के साथ साथ पागलपन और दिवालियापन हो चुकी है। भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी और बताया कि लोकतंत्री सेनानी को मरणोपरांत अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही अब सरकार ई कैबिनेट प्रणाली की भी तैयारी कर रही है। प्रशासन के पेपरलेस कामकाज के लिए सरकार के कार्य नियम में बदलाव को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अभी आप जानते हैं कि मैंने जैसे कहा कि नई तकनीकी अब ई कैबिनेट, इसमें हम पेपरलेस व्यवस्था चाह रहे हैं। पेपरलेस व्यवस्था मतलब समझ लीजिए कि यह ग्रीन स्टेट की तरफ बढ़ता हुआ हमारा एक कदम है, क्योंकि 1 टन कागज में 17 पेड़ कटते हैं और इसलिए कागज का उपयोग कम से कम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ई कैबिनेट प्रणाली के अंतर्गत हमने थोड़ा सा शासन के जो कार्य नियम है उसमें संशोधन किया है, जिससे कि ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस ये हो सके। रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का फैसला लिया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सहमति के अनुसार मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र को मर्ज करते हुए 2,829 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा, साथ ही कोर एवं बफर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बोर्ड की बैठक की अनुशंसा और भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सहमति के अनुसार मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए
2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। गुना में केंद्रीय मंत्री का फर्जी निजी सचिव बनकर के लोगों से ठगी करने वाले पुष्पेंद्र शर्मा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गुना जिले के जामनेर थाना प्रभारी पंकज त्यागी का ट्रांसफर कराने में भी आरोपी पुष्पेंद्र शामिल रहा है। गुना एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने यह कहा है कि जामनेर थाना प्रभारी को निलंबित करके लाइन हाजिर किया गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री का पीए बता करके फ्रॉड करने वाला पुष्पेंद्र दीक्षित पर ग्वालियर में मामला दर्ज हुआ था और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। एक अपराध इस संबंध में कायम हुआ है ग्वालियर में।